गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू फाइन? चलिए टेक आउट योर साइंस बुक। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 6 जो है अपना है टिश्यू के बारे में आज बात करेंगे। देखो टिश्यू क्या होता है, हम सब जानते हैं हमारा जो शरीर है वो किसका बना होगा? कोशिकाओं का बना होता है। अब ये जो कोशिकाओं का बना होता है, कोशिका जो होती है, जब कोशिकाओं का क्या होगा, एक पूरा की पूरा समूह जब मिल करके एक इसका निर्माण करता है, हमारे ऊतक का निर्माण करता है, तो कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? हमारा ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या होगा? ऊतक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चैप्टर में पढ़ हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के ही बने होते हैं। कोई भी जीवित प्राणी हो चाहे पौधा हो, वो सब किसका बना होता है? कोशिकाओं का ही बना होता है। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। चाहे कोई सी भी कोशिका हो, सभी के अंदर कोई भी कार्य होगा तो एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका के द्वारा गति होती है, भोजन लेने की क्रिया है और गैसीय विनिमय या उत्सर्जन क्रिया जैसी ही संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों के अंदर लाखों संख्याओं में क्या पाई जाती है? हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं ही मिलकर के उन सभी कार्यों को करती हैं। इनमें से अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करती हैं में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। वो विशेष कोशिकाएं विशेष कार्य को करने के लिए ही बनी होती हैं। कोशिकाओं के ये समूह, कोशिकाओं का जो समूह होता है, एक विशिष्ट कार्य को करने को अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए ही सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो संदेशों को वाहक के रूप में काम करती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन भी हमारी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही होता है। पौधों में वाहक से नलियों से संबंधित कोशिकाएं हैं। चाहे भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी हमारी कौन करेगी? कोशिकाएं ही करती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने के लिए करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक ही समूह में पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक ही काम करने के लिए जो एक प्रकार की कोशिकाएं बनी होती हैं, वो एक ही समूह में इकट्ठी होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रकार के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का ही एक समूह पाया जाता है। वो कोशिकाओं का जो समूह है वो एक निश्चित जो कार्य होगा उसी को करने के लिए किया जाएगा। कोशिकाओं का यह समूह ही हमारा क्या कहलाता है? ऊतक। तो बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो। कोशिकाओं का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ साथ भी कार्य करने सकने के लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। रक्त, फ्लोएम और पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं और एक समूह के साथ में ही एक ऊतक का भी निर्माण करते हैं। तो ऊतक की डेफिनेशन समझ में आई क्या? कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह जो एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए बनाया जाता है उसे हम कहते हैं ऊतक। सिंपल सी डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लो। कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? अपन ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम बोलेंगे ऊतक 2 प्रकार के होंगे। एक पादपों में पाए जाने वाला ऊतक, एक होगा हमारा जंतुओं में पाए जाने वाला ऊतक। पादपों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक अलग होते हैं, उनके फंक्शन भी अलग होंगे। उसी प्रकार से हमारे जंतुओं में पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतकों की। पादपों के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? देखो पादपों के अंदर जो ऊतक है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है हमारा बीजोतक, एक होता है स्थायी ऊतक। कौन से होंगे? पहला होगा हमारा बीजोतक और सेकंड हो जाएगा स्थायी ऊतक। फिर जो स्थायी ऊतक है उसी को ही हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, सरल स्थायी ऊतक और एक हो जाएगा अपने जटिल स्थायी ऊतक। ये देखो सरल स्थायी ऊतक और एक हो गया अपना जटिल स्थायी ऊतक। अब आगे देखो जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक के जो है अभी इनकी एक के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप नॉर्मली देख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। जंतु ऊतक जो है हमारे 4 टाइप्स के हो जाएंगे।
नंबर 1 हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक, सेकंड हो जाएगा अपने संयोजी ऊतक, थर्ड होगा पेशीय ऊतक, जो हमारी मांसपेशियों के अंदर पाए जाने वाला जो ऊतक होता है वो पेशी ऊतक होता है। फोर्थ है अपना तंत्रिका ऊतक, जो नर्व से संबंधित जो संवेगों की सूचनाओं को पहुंचाने का काम जो ब्रेन तक ले जाती हैं वो कहलाती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। उसका तंत्रिका कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ऊतक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। अब जो पेशी ऊतक होता है उस पेशी ऊतक भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पेशी ऊतक को भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा हमारा रेखीय पेशी के ऊतक, पहला होगा रेखित पेशी ऊतक, जिसमें जो पेशी ऊतक होगा वो एक रेखा के रूप में होगा, बिल्कुल सिंपल लाइन होती है रेखिक रूप में। सेकंड हो जाएगा अरेखीय पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, इसके अंदर रेखा में नहीं होता, सिंपल लाइन नहीं होगी। थर्ड है अपना कार्डिय पेशी ऊतक, जो कार्डिय पेशी ऊतक होता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो पेशी ऊतक होगा वो होगा हमारा कार्डिय पेशी ऊतक। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये देखो। चलिए अब हम बात करते हैं इन ऊतकों के बारे में। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों के बने होते हैं? कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि पादपों के अंदर पाए जाने वाला ऊतक है और एक जंतु में पाए जाने वाला ऊतक है, क्या दोनों एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं? क्या वो सेम होते हैं ऊतक? नहीं, ऐसा नहीं होता। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की भी तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? पौधे और जंतु दोनों के जो ऊतक होते हैं क्या उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों समरूप कार्य कर सकते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, ये सब हम सभी जानते हैं कि पौधे होंगे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग्स है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट तो नहीं होता लेकिन उनके अंदर ग्रोथ होती है। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है अतः उनकी बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। पादपों के अंदर जो पाया जाने वाला ऊतक होता है वो कौन सा होगा? मृत कोशिकाओं का ही बना होता है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा इनके अंदर बहुत अधिक लगती है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो ही जीवित रहते हैं। तो ये देख लेना बेटा कि पादपों के अंदर जो ऊतक पाया जाएगा वो मृत कोशिकाओं का बना होता है और जंतुओं के अंदर जो पाया जाने वाला ऊतक होता है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। पौधे और जंतु दोनों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक जैसी ही भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि जो होती है कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का भी वर्गीकरण किया गया है। वृद्धि अथवा विभजोतक तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका विभाजन अधिक प्रतिरूप होता है। अतः जंतुओं में जो है विभाजन और अविभाजित क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं होती है। जंतुओं के अंदर ये नहीं है कि ये वाला पार्ट विभाजित होगा, ये पार्ट विभाजित नहीं होगा। जंतुओं के अंदर जो ऊतक काम करता है वो बॉडी के अंदर पूरा सेम प्रोसेस में ही काम करेगा। उसके अंदर जो डिवाइडेशन होगा वो दोनों में ही सेम होता है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक प्रतिरूप एक रूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होती है। अंगों और अंग तंतुओं को संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट और सीमित होता है। ये मूल अंतर जो है जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को भी दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने और की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन, एक और पौधों की गतिहीन अवस्था अतः दूसरे जंतु की प्रचलन। एक तो हमारा पौधा स्थिर है और एक तरफ हमारे जो जंतु हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रचलन कर रहे हैं, वो विचलन करते हैं। ये अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुक्रियाएं करते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में भी विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पादप ऊतक की। पादप ऊतक के अंदर में है विभजोतक के बारे में पढ़ते हैं। तो विभजोतक में क्या होता है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण ही होता है। ऐसे ऊतकों को विभजोतक ऊतक कहते हैं। विभजोतक ऊतक किसे कहेंगे?
भिवज्योतक जो पादपों के केवल विभाजित भागों में ही पाया जाता है उसे हम बोलेंगे भिवज्योतिक ऊतक कहते हैं। जो केवल पादपों के किसमें पाया जाएगा, केवल विभाजित जो क्षेत्र है उन्हीं के अंदर वो पाया जाता है। ये भिवज्योतक किस भाग में स्थित है? भिवज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, शीर्षक, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। इस प्रकार से हमारा जो भिवज्योतक ऊतक है इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 हो जाएगा आपके हो जाएगा शीर्षक, जो ऊपर सबसे ऊपर जो शीर्ष वाले पार्ट में पाया जाता है वो होगा हमारा शीर्षक। सेकंड हो जाएगा हमारा पार्श्वीय, जो साइड में होगा, पार्श्वीय पार्ट में पाया जाता है। और सी हो जाएगा अंतर्विष्ट। थर्ड हो जाएगा अंतर्विष्ट। इस प्रकार से भिवज्योतक ऊतक केवल पादपों के विभाजित भागों में ही पाया जाता है। और ये जो भिवज्योतक ऊतक है इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले होगा हमारा शीर्षक, फिर उसके बाद में होता है पार्श्वीय, फिर उसके बाद में होगा हमारे अंतर्विष्ट भिवज्योतक ऊतक पाया जाता है। भिवज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में भिवज्योतक की तरह ही होती हैं, फिर उसके बाद में लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती जाती हैं, इनके गुणों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। इनके गुण भी जो है धीरे धीरे परिपक्व होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये ऊतक जो है घटकों के रूप में भी विभाजित हो जाते हैं। अब ये देखो भिवज्योतिक ऊतक का आपको ये बच्चों ये डायग्राम दिख रहा है, ये सब देख लीजिए। भिवज्योतिक ऊतक का डायग्राम, इसमें सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट होगा वो होगा हमारा शीर्षक भिवज्योतक। उसके बाद में अंतर्विष्ट भिवज्योतक जो है, जो बीच में जो पार्टों में डिवाइड हो रहा है वो अंतर्विष्ट भिवज्योतक, और जो साइडों में होता है नीचे की ओर वो होगा हमारा पार्श्व भिवज्योतक। यस, चलिए। प्रमुख की शीर्षक भिवज्योतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भागों में भी विद्यमान रहते हैं। वह इनकी लंबाई में भी वृद्धि करता है और तने की परिधि और मूल में भी वृद्धि करता है। और पार्श्व भिवज्योतक जो है केवल कैम्बियम के कारण ही होता है। अंतर्विष्ट भिवज्योतक कुछ क्षेत्रों में पर्णसंधियों के पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट जो भिवज्योतक होते हैं वो हमारे जो पादप है उसकी जो पर्णसंधियां होती है, एक पर फिर बीच में जो गांठ होगी फिर दूसरा पर जो होती है उनके बीच में ही पाया जाता है। भिवज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। इनके पास राजधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? भाई ये जो भिवज्योतिक ऊतक है उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? राजधानियों के कार्यों का संधान ले सकते हैं। अब आप आ जाइए अपने स्थायी ऊतक पे। अब तक हमने पढ़ लिया भिवज्योतक ऊतक, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड है अपना स्थायी ऊतक। भिवज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को भी खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले पादपों के अंदर जो भिवज्योतक ऊतक है, जितना पार्ट विभाजित होना होता है उतना विभाजित हो जाता है। उसके बाद में जो हमारी है वो स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का भी निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को हम विभेदीकरण भी कहते हैं। भिवज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। भिवज्योतक की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? वो विशिष्टीकृत होकर के एक स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। अब आगे आ जाओ। फिर हमारा जो स्थायी ऊतक है उसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 है सरल स्थायी ऊतक, सेकंड है अपना जटिल स्थायी ऊतक। तो देखिए सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें फैलती हैं जिसे हम सरल स्थायी ऊतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी ऊतक जो होगा सबसे पहले हमारा इसका होगा पैरेन्काइमा। कौन सा हो जाएगा अपना बच्चों? पैरेन्काइमा जो है हमारा सरल स्थायी ऊतक हो जाता है।
ये पतली कोशिका भित्ति वाली और सरल कोशिकाओं का ही बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करती हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहते हैं। जो हमारा पैरेन्काइमा है, इसके अंदर एक प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से हमारे पर्णहरित की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाएं मध्य हवा की बड़ी बड़ी के कारण होती है, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं, जहाँ जल की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे हमारे बड़ी पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर से मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में कोई बहुत कम स्थान भी पाया जाता है। अब एक अन्य प्रकार का भी हमारा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक भी होता है, जो हमारा सरल स्थायी ऊतक है। इसको हम 3 प्रकार के पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहले होगा पैरेन्काइमा, फिर होगा एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। 3 प्रकार के हो गए पैरेन्काइमा, सेकंड हो जाएगा एरेन्काइमा, एरेन्काइमा और थर्ड होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इस प्रकार से हमारे 3 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ये ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाएगा। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से ही बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की जो भित्ति होती है लिग्निन के कारण ही मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान भी नहीं होता। ये ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की कोशिकाओं में, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में भी उपस्थित होती है। ये पौधों को मजबूती प्रदान भी करती हैं। अब उसके बाद में आगे देखना, ये तो हमने बात कर ली थी सरल स्थायी ऊतक की। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगा उसके अंदर हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं जटिल स्थायी ऊतक को। अब तक हमने एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है। जो हमारा जटिल स्थायी ऊतक है, ये हमारा 3 प्रकार को बड़ा होता है, जो कि एक तरह के ही दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को हम स्थायी ऊतक भी, साधारण स्थायी ऊतक भी कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को हम जटिल ऊतक भी कहते हैं। जटिल ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के साथ में मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक ही इकाई का कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम में इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण है। तो जटिल स्थायी ऊतक के अंदर आ जाएगा हमारे जाइलम, जो फ्लोएम है वो हमारे जटिल ऊतकों के अंदर आ जाएंगे। अब जाइलम जो है वो हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ट्रैकिड्स, जिसको हम बोलते हैं वाहिनिका, वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जटिल स्थायी ऊतक है, ये हमारे 3 पार्टों में डिवाइड, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। पहला हो जाता है हमारे जाइलम और ये हो जाएगा हमारे फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम हो गया। अब जाइलम जो पार्ट है उसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वाहिनिका, फिर वाहिका और उसके बाद में है पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। अब उसके बाद में जाइलम वाहिका, वाहिनिका और जाइलम फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो फ्लोएम है वो 5 पार्टों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होगा जालीदार कोशिकाएं, फिर जाली नलिका, फिर साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो जाइलम हो जाएगा
वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइब्रेशे। 4 पार्टों में डिवाइड हो गया जाइलम। और जो फ्लोएम है वो हमारे 5 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इस प्रकार से हम हमारा जो है आज के टॉपिक में पादप ऊतकों के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके जंतु ऊतकों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखना और इस टॉपिक को कंप्लीट क्लियर करना, और फिर भी कोई समझ नहीं है पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।